नमस्कार। अगर एसएससी सीजीएल की तैयारी चल रही है तो ये तो पता ही होगा कि भारत के राष्ट्रपति से जुड़े सवाल कितने जरूरी होते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को एकदम शुरू से लेकर आखिर तक समझने वाले हैं, उनके चुनाव से लेकर महाभियोग तक, ताकि एग्जाम में कोई भी सवाल ना छूटे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले राष्ट्रपति की भूमिका को समझेंगे, फिर उनके चुनाव की जो थोड़ी मुश्किल प्रक्रिया है उसे एकदम आसान बनाएंगे। इसके बाद उनकी शक्तियों के टूलकिट को देखेंगे, महाभियोग की प्रक्रिया को जानेंगे और हाँ, आखिर में कुछ पिछले सालों के सवालों से अपनी तैयारी भी चेक करेंगे। तो सबसे पहला सवाल, भारत के प्रथम नागरिक, आखिर इस पद का मतलब क्या है? क्या यह सिर्फ एक नाम है या संविधान में इनकी कोई खास भूमिका भी है? आइए पता करते हैं। देखिए, राष्ट्रपति जो हैं वो हमारे देश के औपचारिक प्रमुख है। यहाँ एक बात याद रखनी है, सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रपति तो पूरे राष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हैं, वो देश की एकता का प्रतीक हैं और ये पक्का करते हैं कि सरकार संविधान के हिसाब से ही काम करे। अच्छा, तो राष्ट्रपति बनने के लिए चाहिए क्या? देखिए, ये 4 मुख्य शर्तें हैं और ये चारों ही एग्जाम में सीधे सीधे पूछी जाती हैं। पहली, वो भारत के नागरिक हों। दूसरी, उम्र कम से कम 35 साल हो। तीसरी, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो। और चौथी, किसी भी लाभ के पद पर ना हो। ये 4 पॉइंट्स तो एकदम याद रखने हैं। चलिए, अब चुनाव प्रक्रिया पर आते हैं। ये कोई सीधा साधा चुनाव नहीं है और इसकी जो बारीकियां हैं वहीं से एग्जाम में सवाल बनते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव हम और आप यानी कि आम जनता सीधे नहीं करती, बल्कि अनुच्छेद 54 के तहत एक इलेक्टोरल कॉलेज उन्हें चुनता है। ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है, मतलब हमारे चुने हुए जो प्रतिनिधि है ना, वो हमारी तरफ से राष्ट्रपति के लिए वोट करते हैं। तो सबसे जरूरी सवाल, वोट देता कौन है और कौन नहीं। यहां पर एक शब्द पर ध्यान देना है और वो है निर्वाचित। सिर्फ इलेक्टेड सदस्य ही वोट देते हैं। संसद के इलेक्टेड सांसद और राज्यों की विधानसभाओं के इलेक्टेड विधायक, जो नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं, वो वोट नहीं देते। ये फर्क एग्जाम में अक्सर कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है, तो इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना है। राष्ट्रपति सिर्फ एक औपचारिक प्रमुख ही नहीं है, हमारा संविधान उन्हें शक्तियों का एक पूरा टूलकिट देता है, जो देश को चलाने में बहुत जरूरी भूमिका निभाता है। राष्ट्रपति की शक्तियां कई तरह की हैं: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल, डिप्लोमैटिक, मिलिट्री और यहां तक कि इमरजेंसी पावर्स भी। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि वो लगभग अपनी सभी शक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं एक बहुत ही खास लेजिस्लेटिव पावर की, वीटो पावर। अनुच्छेद 111 के तहत ये शक्ति राष्ट्रपति को संसद से पास हुए बिल पर आखिरी मोहर लगाने या उसे रोकने का अधिकार देती है। ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्वर। राष्ट्रपति की वीटो पावर हर बिल पर अलग अलग तरह से काम करती है। एक साधारण बिल को वो मंजूरी दे सकते हैं, लौटा सकते हैं या रोक सकते हैं। मनी बिल को लौटाया नहीं जा सकता, सिर्फ हाँ या ना कह सकते हैं। और सबसे जरूरी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर तो उन्हें सहमति देनी ही पड़ती है, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है पॉकेट वीटो। 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल पर कोई फैसला ही नहीं लिया। उन्होंने बिल को ना तो मंजूरी दी, न लौटाया, बस अनिश्चित काल के लिए अपनी जेब में रख लिया। ये राष्ट्रपति की अपनी समझ से इस्तेमाल की जाने वाली शक्ति का एक बहुत बड़ा उदाहरण था। राष्ट्रपति के पास एक और खास विधायी शक्ति है, ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 123 के तहत जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा हो और किसी कानून की तुरंत जरूरत हो, तो राष्ट्रपति एक अस्थायी कानून यानी ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। और इसकी ताकत बिल्कुल संसद के कानून जैसी ही होती है। लेकिन ये पावर अनलिमिटेड नहीं है। एक ऑर्डिनेंस की ज्यादा से ज्यादा उम्र 6 महीने और 6 हफ्ते हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि संसद के 2 सेशंस के बीच ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का गैप हो सकता है और सेशन शुरू होने के 6 हफ्तों के अंदर इसे पास कराना होता है। ये टाइम पीरियड सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जाता है। अब उस प्रक्रिया की बात करते हैं जिससे राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। ये एक बहुत ही गंभीर और मुश्किल प्रक्रिया है जिसे महाभियोग यानी इम्पीचमेंट कहते हैं और इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। महाभियोग की प्रक्रिया को क्वासी जुडिशियल यानी अर्ध न्यायिक कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये होती तो संसद में है, लेकिन इसमें आरोप तय होते हैं, जांच होती है और राष्ट्रपति को अपना बचाव करने का मौका मिलता है, बिल्कुल एक अदालत की तरह। यह सिर्फ एक राजनीतिक वोट नहीं है। महाभियोग का आधार सिर्फ एक ही हो सकता है, संविधान का उल्लंघन।
और यहाँ एक मजेदार बात यह है कि हमारे संविधान में कहीं भी ये नहीं बताया गया है कि संविधान का उल्लंघन का आखिर मतलब क्या है। इसे व्याख्या के लिए खुला छोड़ दिया गया है, जो इस प्रक्रिया को और भी ज्यादा गंभीर बना देता है। ये प्रक्रिया 5 स्टेप्स में पूरी होती है। पहला, कोई भी सदन अपने 1/4 सदस्यों के साइन से आरोप शुरू कर सकता है। दूसरा, राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। तीसरा, पहला सदन कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करता है। चौथा, दूसरा सदन उन आरोपों की जांच करता है। और पांचवां, अगर दूसरा सदन भी कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर दे तो राष्ट्रपति को पद से हटना पड़ता है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे परखने का समय आ गया है। आइए कुछ असली एग्जाम वाले सवाल हल करते हैं और देखते हैं कि तैयारी कैसी है। पहला सवाल, जो एसएससी एग्जाम्स में कई बार आ चुका है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? जरा सोचिए। जी हाँ, सही जवाब है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और ये भी याद रखना है कि अगर वो मौजूद नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के जो सबसे सीनियर जज होंगे वो ये शपथ दिलाते हैं। अगला सवाल सीधा एक आर्टिकल नंबर से है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत चलाई जाती है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 61। महाभियोग मतलब अनुच्छेद 61। ये कनेक्शन दिमाग में एकदम सेट कर लेना है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, क्या राष्ट्रपति सिर्फ एक नाम के प्रमुख हैं या वो हमारे संविधान के असली रक्षक भी हैं? उनकी शक्तियां, उनके चुनाव का तरीका और महाभियोग जैसी कठोर प्रक्रिया, ये सब यही बताते हैं कि उनकी भूमिका इन दोनों का एक बहुत ही गहरा संतुलन है। और ये एक ऐसा विचार है जो इस पद की असली गहराई को समझने में हमारी मदद करता है।